आज हम लोग देख रहे हैं मियोसिस 1 मियोसिस 2 में एमसीडीके का क्या रोल होगा। जीन रिकॉम्बिनेशंस जो होता है, उससे स्पेलिंग यहाँ थोड़ा एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये सब कैसे होता है, तो इसको हम लोग को देखना है। तो आइए हम लोग एक बार ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ द एमसीडीके ड्यूरिंग meiosis 1 एंड meiosis 2। ये हमारा हेडिंग है। एमसीडीके का meiosis 1 और meiosis 2 में क्या रोल होता है। एमसीडीके जो है, इसका फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यह कंपोज्ड होता है साइक्लिन बी और सीडीके 1 से। इसको हम लोग ज्वाइंटली एमसीडीके कहते हैं। यह एमसीडीके जो है, इसका काम होता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट the activities in the M phase। ठीक है, एम फेज में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट या एमसीडीके करता है। अगर हम लोग नॉर्मल माइटोसिस को ही ध्यान में रखते हुए अगर देखें एक ग्राफ, ठीक है, यह एस फेज है, यह एम फेज है, यह G1 फेज है। एम फेज में भी इस जगह को हम लोग एना फेज कह रहे हैं। एक प्रकार से हमारे लिए अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमसीडीके की बात होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमसीडीके, और हम लोग इसको जो है यहां जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे खींच देते हैं कि ये एनाफेज। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो लोग देखते हैं कि एमसीडीके का जो रोल होता है वो ऐसे पीक पर एम फेज के दरमियान में चढ़ता है, और जैसे ही एनाफेज पर पहुंचता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एमसीडीके जो है वो जैसे जैसे एस फेज, फिर भी आप यहां पर G2 भी देखते हैं, जैसे जैसे G2 से आगे बढ़ रहा है या एमसीडीके बढ़ रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, चेक पॉइंट यहां पर है, इस ब्लैक जगह को हम लोग बोल रहे हैं चेक पॉइंट। जैसे ही इस चेक पॉइंट पर सब कुछ ओके हो जाता है, आप देखें एकदम तेजी से ये बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक यहां पर एमसीडीके को रोका हुआ रहता है। यहां तक जो है एमसीडीके के वैल्यूज को रोका हुआ रहता है। कौन रोकता है वहां पर एमसीडीके इनहिबिटर होता है, और उस एमसीडीके इनहिबिटर को हम लोग बोलते हैं V1 काइनेज। V1 काइनेज ये इसको रोके रहता है। लेकिन जैसे ही चेक पॉइंट पर एक टिक लगा दिए, मान लीजिए एक चेक बॉक्स है, टिक लगा दिए मतलब ऑल कमिटमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड, तो एमसीडीके जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है जब एनाफेज पर पहुंचता है। जैसे ही एनाफेज पर पहुंचता है उसके बाद वहां पर एपीसी CDC20 का काम शुरू होता है और एमसीडीके बहुत तेजी से घटना शुरू करता है। सेल का जो एम फेज है माइटोसिस, वो भी पूरा होता है और फिर बहुत लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में बाकी फेजेस में मिलता है। अब
यहां पर एक हमने वैल्यू दिया ऐसे, ये जो ब्लू पॉइंट देख रहे हैं, इस ब्लू पॉइंट के बारे में हम लोग कह रहे हैं थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमसीडीके, थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमसीडीके। ये जो जगह है यह थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब होता है अ मिनिमम क्वांटिटी टू स्टिमुलेट एन एक्टिविटी। किसी काम को करने के लिए वो मिनिमम क्वांटिटी थ्रेशोल्ड कहलाता है। इसके अगर ऊपर रहता है तो सारा जो है एम फेज वो रन करेगा, इससे जो नीचे रहेगा एम फेज रन नहीं करेगा। मतलब इससे ऊपर जो है तो एम फेज होगा, एम फेज टिक लगा दें, और इससे जो नीचे होगा तो एम फेज नहीं होगा। तो क्लियर कट एक परसेप्शन बनता है हमारा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। एमसीडी के G2 फेज से धीरे धीरे बढ़ता है और G2 फेज में उसको V1 काइनेज जो होता है कंट्रोल करता है। जैसे ही एक बार वो चेक पॉइंट के सारे शर्तों को पूरा करता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और सेल के दरमियान, माइटोसिस के दरमियान में सारे काम को करता है। और एक बार वो एनाफेज में पहुंचता है फिर बहुत तेजी से घटता है, क्योंकि एपीसी CDC20 की एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी में हम एक आगे विचार रख रहे हैं आपके साथ, वह है एमसीडी के कॉन्सेंट्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसी टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमसीडीके एंड डीएनए रेप्लिकेशन। कहता क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, ठीक है ना, और एस फेज में एमसीडीके का कॉन्सेंट्रेशन थ्रेशोल्ड से बहुत कम रहता है। तो ड्यूरिंग द एस फेज concentration of MCDK is very less than the threshold value. थ्रेशोल्ड वैल्यू से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एमसीडीके वो बहुत कम रहता है। therefore MCM helicase loads on the DNA and replication takes place. So एक बड़ा ही replication takes place, okay, takes place under the control of SCDK। तो SCDK कंट्रोल में ये काम होता है। अब आप अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान रखें, SCDK का कॉन्सेंट्रेशन में ये काम हो रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका बॉस जो है वो SCDK और MCDK नहीं के बराबर होता है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण क्या है, SCDK काम करेगा और MCM हेलिकेज जो कि डीएनए को अनवाइंड करता है यूकैरियोट्स में, वह डीएनए पर लोड हो जाएगा और रेप्लिकेशन को कंडक्ट करेगा। एकदम फंडामेंटल ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि माइटोसिस के दरमियान में, देखिएगा सब लोग गौर से, अब पढ़ रहे हैं मियोसिस लेकिन बोल रहे हैं कि सर माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं। हाँ भाई, इसलिए डिस्कस हो रहा है कि आपका कॉम्परेटिव स्टडीज को समझने और देखने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है ना, देखिए एक ग्राफ ऐसे, यहां है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MCDK, ठीक है, और यहां फेज है S फेज, M फेज और S फेज। आपके मन में आएगा कि सर G1 G2 कहां गया? ठीक है, हम G1 G2 नहीं दिखा रहे, लेकिन फैक्चुअली है कि
यहाँ G1 होगा और यहाँ G2 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको अभी छुपा दिए, हम S और M के बीच में बात कर रहे हैं। और ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड लाइन, ठीक है ना, कि भाई इससे नीचे अगर MCDK रहेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, अगर इससे ऊपर रहेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द थिंग, हम लोग MCDK को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर आया, कांस्टेंट रहा, घटना शुरू हुआ और घटते घटते फिर आप इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि MCDK का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। यहाँ MCDK जो है यहां से यहां तक, जो कि S फेज में है, बहुत कम है, वेरी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू से काफी कम है। लेकिन जैसे ही ये G2 फेज को पार करता है, इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू से जो मात्रा है इसकी वो काफी ज्यादा हो जाती है। और फिर एक बार इसने अगर ये काम कर दिया, मतलब माइटोसिस को कंप्लीट कर दिया, तो पुनः ये जीवन में जाते ही थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे चला आता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब तक ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है तो डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, करेक्ट, डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर चला गया अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से, इसका मतलब श्योर हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो MCDK का कॉन्सेंट्रेशन है, यह MCM हेलिकेज को लोड नहीं होने देगा डीएनए पर, ये जो है रोकेगा डीएनए रेप्लिकेशन को। बताइए जी, कोई दिक्कत? आ जाइए, अब आप लोग कुछ सवाल जवाब पूछिए। सर मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बाद जो कंसंट्रेशन घट रहा है वो एनाफेज के बाद मतलब घटता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनाफेज के बाद ही वो घटता है। और पूछिए, सवाल पूछिए। आज तो बहुत कम लोग हैं आप लोग क्लास में, कोई बीमार है, कोई कुछ है। हाँ जी। सर मियोसिस 1 में प्रोफेज तो बहुत लंबा रहता है। हाँ, तो क्या उससे है, देखिए ना, हमने बड़ा। तो सर MCDK का कंसंट्रेशन उस टाइम पे ज्यादा मतलब हाँ, एक्युमुलेट वो बढ़ रहा होता उस है, समय। हाँ, एक्यूमुलेशन बढ़ते चला जाता है वो, ठीक है। अच्छा, यस सर। और सवाल पूछिए। चलिए तो आगे बढ़े। गुड। यस So now we are coming to the next part and that is कि हमने कंपैरेटिव स्टडी तो कर लिया कि कैसे MCDK जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन को होने से रोक देता है। Now we are coming to the next point and that is very important thing। वो क्या है कि अब हम एक रिलेशनशिप देख रहे हैं and that relationship is actually between MEI S322 shugosin protein and protein phosphatase 2A, protein phosphatase 2A। हम लोग जब भी लिखते हैं तो दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों को साथ में लिखने के बावजूद भी ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग एंटिटी। ये एक अलग प्रोटीन है और ये एक अलग प्रोटीन है, ठीक है। जहां पर प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A एक टाइप का फॉस्फेटेज है जो रिमूव करता है किसको?
फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर। तो एकदम साफ सुथरी बात है, इसमें कोई झंझट नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप हम लोग देखना चाह रहे हैं M1 और M2 के बीच में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। तो M1 में जब हम लोग मियोसिस 1 में होते हैं तो क्या होता है? तो MyS322 शुगोसिन ये जो है रिक्रूट करता है, रिक्रूट मतलब नौकरी पर लगाता है ना। रिक्रूट्स किसको रिक्रूट करता है? PP2A, प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, on the कोहेसिन रैकेट। ये कोहेसिन पर इसको रिक्रूट करता है, किस फेज में? मियोसिस 1 फेज में। क्यों रिक्रूट करता है? ताकि कोहेसिन पर फॉस्फेट ना जुड़ सके। क्यों करता है ये? व्हाई, क्यों रिक्रूट करता है? हम प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। टू मेक सेंट्रोमेयर कोहेसिन हाइपो फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है ना। ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड रखने के लिए इस PP2A का रिक्रूटमेंट करता है कोहेसिन प्रोटीन पर। कौन करता है? MEIS322 शुगोसिन मियोसिस 1 में। अब जब मियोसिस 2 की बारी आती है, तो क्या होता है? तो जब मियोसिस 2 शुरू होता है तो MEIS322 शुगोसिन is removed by ABC CDC20 dash securin separase action। इस एक्शन के कारण ये हट जाता है, कहां से? फ्रॉम द सेंट्रोमेयर कोहेसिन। तो सेंट्रोमेयर कोहेसिन से ये हट गया शुगोसिन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट शैल बी द रिजल्ट? तो रिजल्ट होगा फेल्योर ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ the PP2A at this cohesion। इस कोहेसिन के पास पायरोफॉस्फेटेज मतलब प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A जो है रिक्रूट नहीं होगा। इसका नतीजा क्या होगा? Therefore during the एनाफेज 2, अब तो एनाफेज मियोसिस 2 के बारे है तो एनाफेज 2 है। एनाफेज 2 duplicate chromosomes separate completely। डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा उसका कोई हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में ये जो शुगोसिन और प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A का रिलेशनशिप है वह एस्टैब्लिश होता है। अब एक स्ट्रक्चर होता है बाइवैलेंट स्ट्रक्चर। देखिए बाइवैलेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब सारे के सारे चारों क्रोमैटिड्स एक साथ चिपक जाए, चारों के चारों सारे क्रोमैटिड्स एक साथ चिपक जाए, मतलब देखो मैं एक डायग्राम फोटो बना दे रहा हूं। देखो ये एक क्रोमोसोम, ये उसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम, और ये
एक क्रोमोसोम और ये उसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम। क्योंकि हम लोग ये सब चीज सीखे हैं तो इसलिए हमारे लिए बहुत माथा दर्द वाला काम नहीं है। और ये इसका सेंट्रोमियर, हाँ, और ये इसका सेंट्रोमियर। हाँ। जब सब आपस में क्या हो, चिपक जाए, एक जगह आ जाए, तो हम तो जानते हैं कि यहाँ ग्लू है। ठीक है, कोहेसन ग्लू, यहां भी ग्लू है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये ग्लू जो है वह इन दोनों के बीच में भी आ जाए। अब ये क्या हो गया कि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाइवैलेंट। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट जब तभी हम लोग स्टडी करते हैं जब होमोलोगस पेयरिंग हो जाता है। होमोलोगस पेयरिंग हो गया यहां। अब अगला सवाल आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि हाउ टू homologous chromosomes recognize each other। कैसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी भी इस पर रिसर्चेस चल रहे हैं। बहुत एक्यूरेसी कहोगे ऐसा कुछ एकदम नहीं है, लेकिन जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है मैचिंग सीक्वेंसेस ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। जो सिमिलर टाइप के मैटरनल और पैटर्नल डीएनए होते हैं उनमें काफी सीक्वेंस मैच करता है। ठीक है ना, और इसके कारण ये एक स्टेबिलिटी को गेन करता है। ठीक है ना, और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को पहचानता है। मैचिंग सीक्वेंसेस कहने का जो एक तात्पर्य है, वह तात्पर्य यह है कि मान लो कुछ तो ऐसे होंगे वहां पर। अब जैसे मैं एक डायग्राम आपसे इमेज शेयर करता हूं। ठीक है, मान लो कि अभी एक एक करके ही लेते हैं। ठीक है ना, एक मदर और एक फादर का ओरिजिन का है, तो इस पर जीन के जो पैचेज होंगे वो सारे पैचेज क्या होंगे, एक समान होंगे। यदि यहां पर एक पैच है तो ठीक इसी तरह का पैच यहां पर भी होगा। ठीक है ना, मतलब इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ये होमोलोगस है। ठीक है, अगर यहां पर एक जीन का पैच है किसी का, तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी होगा। ओके, अगर यहां पर कुछ जीन है, सीक्वेंस है, हमको यहां लाना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार का सीक्वेंस यहां पर भी होगा। तो ये जो सीक्वेंस मैचिंग होता है कि तुम भी हो हम भी हैं, इन दोनों के बीच में जो हंसता हुआ परिचय होता है कि अरे हम लोग तो भाई भाई हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनर्जी मैनेजमेंट होता है। एनर्जी से ये दोनों एक दूसरे को बॉन्ड एनर्जी से पहचानते हैं, ये हम सभी एक जैसे हैं। तो जैसे ही देखता है दोनों एक जैसे हैं तो समझ जाता है कि ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये साइंस में बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए।